Okay students, now we are going to solve we are going to answer our next exercise question, chapter number 7. The next exercise question is 7.11. Explain the relation between total energy, potential energy and kinetic energy for a body oscillating with simple harmonic motion. Explain the relation between total energy, potential energy and kinetic energy for a body executing simple harmonic motion. यानी कि हमने रिलेशन लिख के उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना है टोटल एनर्जी का, कि वो कैसे जो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा भी था अपना टॉपिक जो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो था इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, हमने इसका फार्मूला निकाला था। एज वी नो दैट टोटल एनर्जी ई हमारे पास इक्वल होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का। ओके स्टूडेंट, दिस इज द रिलेशन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज द सम ऑफ टू एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट फ्रॉम above equation of total energy of SHM we can say that from above equation of total energy SHM, this energy remains constant or conserved during simple harmonic motion when potential PE is maximum, kinetic energy is minimum, and vice versa। स्टूडेंट, वाइस वर्सा का मतलब होता है हमारे पास इसका उल्ट, यानी कि जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। जबकि हमने ये ग्राफिकली उसको डिफाइन भी किया था ऐसे करके, जो डायग्रामेटिकली, कि हमारे पास जो है अगर हम दो एनर्जीज को ले लेते हैं इस तरह करके, तो दोनों जो है हमारे पास क्या होती थी, इस तरह करके हमने जो है डायग्राम बनाई थी इसकी, कि हमारे पास जो है ये दोनों एनर्जी पॉइंट के ऊपर जो है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है हमारे पास, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है या काइनेटिक एनर्जी हमने ली थी यहाँ पर, तो ये हमारे पास हमने देखा यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ली थी, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो दोनों सेम आ रही थी। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो थी इन पॉइंट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और इन दो पॉइंट्स के ऊपर दोनों एनर्जीज क्या है, सेम है। जबकि यहाँ पे हमारे पास ई टोटल वो क्या होती थी, कंजर्व रहती थी। यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द, यहाँ पे लिखे ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और ये क्या करती है, एक दूसरे से रिलेट करती है। यानी कि हमारे पास जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो मिनिमम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट टोटल एनर्जी रिमेन्स रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि उसकी जो टोटल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन का जो है वो आपने आंसर देना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू आंसर आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7 विच इज 7.12। डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आई रिपीट, डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हमने रेजोनेंस का स्टूडेंट्स हमने टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक नंबर था हमारे पास हमारे लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का 7.8 जो था रेजोनेंस के नाम पे। तो स्टूडेंट्स वहां पे जो था हमने इन तमाम वहां पे हमने टॉपिक, इसका सब टॉपिक पढ़ा था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस।
ओके स्टूडेंट्स, हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस पढ़ा था। तो ये आप इसका आंसर जो है आप हमारे उस लेक्चर्स में से जो लेक्चर नंबर हमारा जो है लेक्चर नंबर 7.8 ही होगा हमारा, जो कि हमारा टॉपिक होता है वही हमारा लेक्चर नंबर होता है। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में से इसका आंसर देख सकते हो। जबकि ओके स्टूडेंट्स, आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, जो लेक्चर नंबर है 7.8, यानी 7.8 के अंदर हमने इसकी एप्लीकेशन जो है, जो कॉमन फिनोमेना डेली लाइफ के, उसको हमने डिस्कस किया था। जिसमें हमारे पास जो था, मैं यहाँ पे नाम लिख भी देता हूँ उनके। पहला था हमारे पास ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। सेकंड था हमारे पास स्विंग का भी हमने पढ़ा था। इसके लिए हमने थर्ड में हमने पढ़ा था म्यूजिकल माइक्रोवेव ओवन का भी हमने पढ़ा था, माइक्रोवेव ओवन, जिसमें जो रेजोनेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इसके अलावा हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी पढ़ा था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको जब हम स्ट्रक करते हैं उनकी वायर्स को, तब भी रेजोनेंस होता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, ये 3-4 फिनोमिना हैं, कॉमन एग्जांपल्स हैं, कॉमन फिनोमिना जहां पे रेजोनेंस जो है, अपना रेजोनेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, दूसरा है स्विंग, झूला जो होता है आपका, और तीसरा जो है माइक्रोवेव ओवन, और चौथा जो है डी से कह लें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, इसको ब्रीफ इनका आंसर देखने के लिए। लेक्चर नंबर है 7.8, जो कि टॉपिक नंबर भी 7.8 ही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू आंसर आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7, which is 7.13, which is the last exercise question of this chapter. The statement is, if a mass spring system is hung vertically and set into oscillations, why does the motion eventually stop? I repeat, if a mass spring is hung vertically and set into oscillations, why does the motion eventually stop? स्टूडेंट ये कहा गया कि हमारे पास जो है, जब हम सिंपल पेंडुलम फॉर्म में जो मैस जो है सिंपल पेंडुलम बनाते हैं, उसे जब हम हंग करते हैं और इसे जब हम ऑसिलेशन में जो है इसे परफॉर्म करते हैं, तो इवेंचुअली जो है ये क्या होता है, ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये ऑसिलेट करता करता क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। क्यों होता है स्टूडेंट? ये हमने पढ़ा था कि जो आइडियल हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम होता है, सॉरी आइडियल जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है, उसके अंदर जो है हमारा जो सिंपल पेंडुलम जो होता है, जो मैस होता है उसका, वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, वो एवर जो है वो क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। जबकि हमारे पास एक जनरल जो है रियलिस्टिक हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होगा, उसके अंदर जो है अगर हम उसे सेट इनटू ऑसिलेशन करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ड्यू टू द रेजिस्टेंस देयर टू द फ्रिक्शन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट विल स्टॉप आफ्टर some time. It will stop after some time due to the air friction at the point of tie, at the point where इट इज हंग, जहां पे इसे लटकाया गया है, इस जगह के ऊपर भी इसकी फ्रिक्शन की वजह से ये रुक सकता है। यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, एंड अदर डैम्पिंग फोर्सेस, और दूसरी डैम्पिंग फोर्सेस भी हो सकती है, मॉइस्चर भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो अलग एक चीज है, जबकि दूसरी चीजें जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, डैम्पिंग फोर्सेस जो है। तो हम इसका आंसर लेंगे, इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन एट द पॉइंट वेयर इट इज हंग, जहां पे इसे लटकाया गया है उस पे, एंड अदर डैम्पिंग फोर्सेस, और दूसरी डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से ये जो है वो स्टॉप हो जाएगा आफ्टर सम टाइम।